Now start topic. So this is the first topic is a tonal 45 एंगल में हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं. It's called a tonal medium. Next topic is a smudge. स्मज में हम पहले 45 एंगल किसी भी एंगल में शेडिंग कर सकते हैं, फिर पेन फिर कपड़े से आप स्मज कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड अ स्मज मीडियम. ये पेपर स्टैम्प है. पेपर स्टैम्प इट इज कॉल्ड अ पेपर. इसको ब्लेंडिंग टूल भी बोलते हैं, मार्केट में पेपर स्टैम्प भी बोलते हैं. कपड़े से या ब्लेंडिंग टूल से, ईयरबड से, किसी से भी आप कर सकते हैं. लेट्स नाउ स्टार्ट द स्टिल लाइफ. पहले हम ओवल बनाएंगे और एक बार हार्ड एंगल में एक बार वास की जो हमने पिछली क्लास में हमने लिया था वास की प्रैक्टिस कर लेते हैं. हार्ड एंगल में हमने एक सेमी शेप ऑफ ग्लास बनाया, एक ट्रायंगल की शेप की कोशिश करी और नीचे की साइड हमने फिर से एक ग्लास बनाया. सेंटर अलाइनमेंट भी लेंगे और ये हमने कॉर्नर्स को कर्व कर दिया. यहाँ पे हमने कर्व कर दिया. वास को हम पहले हार्ड एंगल बनाएंगे ताकि हम उसको परफेक्ट वास की शेप दे सके. और स्ट्रेट हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. इस तरह से हम सेंटर अलाइनमेंट ले लेंगे वास के अंदर ताकि पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है कि टेढ़ा बना है. पेंसिल से आप सर्कल लाइन की प्रैक्टिस डेली करेंगे ताकि हमारे स्ट्रोक्स और फ्लो में आ जाए. फिर उसके बाद ये हार्ड एंगल में हमने वास बना लिया है. टोनल मीडियम है ये. आज हमने स्टिल लाइफ को सेट कर रखी. जैसे मेरा ये वाज है, इसको हम आज बनाने की कोशिश करते हैं. सो हमने ओवल लिया. एक हमने रैंडम एस्टिमेट डाला कि ये शायद इतना ओवल हमें इतना दिखाई दे रहा है. ऊपर जहां हमने पेंसिल लगाई है, स्टार्ट एंड देन एंड पॉइंट है ये पेंसिल का, ये ओवल हमारा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है. हमने एक एस्टिमेट लिया कि ये हमारा हाइट है ओवल की. अब हम इसकी चौड़ाई को देखेंगे. ये हमारी चौड़ाई है. एक रैंडम हमने एक अंदाजे से हमने ओवल की शेप बनाई और अब ये हमने ओवल की एक हाइट डाल दी, हमने चौड़ाई. अब इसके बाद हम इसका एक हार्ड एंगल में वाज बनाएंगे, ग्लास की शेप बनाएंगे हार्ड एंगल में. जिसमें पिछली क्लास में किया था हमने हार्ड एंगल में ग्लास की शेप थी, सेमी शेप ऑफ द ट्रायंगल. यहाँ पे हमें टिप मिल रहा है, बेस में हमें चौड़ाई मिल रही है यहाँ पे. अब इसको हम कितना बनाएं कितना नहीं बनाएं, हाइट हमें कैसे पता चले उस चीज को और देखते हैं. अब हम जितना हमारा ओवल आ रहा है, ये हमारा ओवल आ रहा है. यहाँ ये मेरा ओवल है. एक ओवल, दूसरा ओवल, तीसरा, चौथा, पांचवा. एक हमने रैंडम एस्टिमेट लिया कि अगर मैं ओवल को रिपीट करती हूँ तो मेरे 5 ओवल के अकॉर्डिंगली मेरा वास बन जाएगा हार्ड एंगल में. फिर से देखते हैं. 1 2 3. ये मेरा एंड पॉइंट में बताना चाह रही हूँ कि एंड यहाँ हो रहा है, इससे 4. सो हमने जितने भी ओवल्स का हमारा रिपीटेशन आएगा, 4 आए, 5 आए, जहां पे भी मेरा ऑब्जेक्ट अगर आधे में खत्म होता तो उसको हाफ कर लेते. मतलब हम ओवल को एक हाफ फॉर्म दे देते कि हाँ मेरा ये हाफ आ रहा है. अगर वो हाफ में, अगर हमारा ओवल वो हाफ में दिखाई देता तो उसको हम हाफ एस्टिमेट लेते. जितने ओवल आएंगे हम उतने ही ओवल्स को हम रिपीट करेंगे कि जितने भी 5 आए, 4 आए, ऐसे हम रिपीट कर देंगे. 1 2 3 4 5 6. इस तरह से जितने भी हमारे ओवल्स आएंगे जहां पे भी एंड फॉर्म मिलेगा उसको हम, ये मेरा हार्ड एंगल यहाँ खत्म होना था और मैंने एक सेंटर अलाइनमेंट के साथ सी सेंटर में एक लाइन ले लेंगे और उसको मैंने हार्ड एंगल में वास बना लिया. जैसे हमने हार्ड एंगल में वास बनाया, फिर उसको हम सॉफ्ट कर देंगे और कर्व्स को हमने फिर सॉफ्ट कर दिया. फिर ओवल के अंदर जो डिजाइन है उसको हम थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं जो भी हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है. फिर उसके बाद हमने ये पेंसिल को सेंटर अलाइनमेंट रखना है. कहाँ रखना है? जहां पे भी ओवल का एंड आ रहा है वहां पे हम अपनी पेंसिल रखेंगे. जितना भी हिस्सा मेरा बाहर दिखाई दे रहा है बेस में वास के, उतना एक्सटेंडेड एरिया हमारी पिक्चर में भी आना चाहिए, स्केच में.
सो ये लगभग इतना बाहर है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी देखेंगे अब हम कि वहां पे कितना है, यहाँ पे भी हमारे को इतना ये बाहर दिखाई दे रहा है। सो हमारे वास के अंदर हम इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इतना ही पार्ट बाहर आए दोनों साइड से, तो पता चल जाएगा कितनी हमारी चौड़ाई बाहर की आनी थी। ये चीज जो सर्कल करके बता रही हूँ, ये चीज हमारी एक्सटेंडेड एरिया है। फिर जैसे हमारे कर्व्स जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको हम रिमूव कर देंगे, थोड़ा हल्का हाथ से ड्रॉ करेंगे और जितने भी हमारे फाइनल स्ट्रोक्स है उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन्स आएंगे उसको हम रिमूव कर देंगे और ये हमने फाइनल स्ट्रोक्स दे दिया है। जैसे ही हमारा वास के जो शेप्स बन जाएगी उसको हम रबर से रिमूव करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लाइट को एक बार सेट कर लेते हैं। बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है, लाइट ऑफ कर दिया हमने, लाइट ऑफ कर देंगे। अब हमें एक एरिया में दिखाई दे रहा है, ये हमारा हाईलाइट पॉइंट है, ये हमारा डार्क टोन आ रहा है। यहाँ पे बेसिक एक एरिया समझ में आ रहा है कि कहाँ पे लाइट है कहाँ डार्क है। हमने और लाइट्स ऑफ कर दी हैं। फिर यहाँ पे हमारा 4B है, ये हमारा 2B का एरिया है, लाइट्स एरिया है, ये प्रॉपर वाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा डार्क टोन्स आए 6B 4B, ये प्रॉपर हाईलाइट एरिया है। ये वाइट एरिया है, ये हाईलाइट 2B का एरिया ले सकते हैं हम। ये हम 6B का, ये हम 8B 4B का, ये हमारा टोटली 6 8 में जाएगा। डार्क टोन आ रहा है शेडो के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक बार हम शेड लाइट को ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे, मतलब घर की लाइट ज़्यादा आ रही होंगी तो पिक्चर में थोड़ी सी कम कर देंगे और हम 45 एंगल में शेडिंग स्टार्ट करते हैं और हम इस तरह से शेडिंग करेंगे 45 एंगल में, बीच में कोई गैप ना देते हुए कंटिन्यू पेंसिल का फ्लो रखेंगे और एक साथ शेडिंग करते। अब एक साइड लाइट आ रहा था तो मैंने यहाँ पे आगे की साइड थोड़ा हल्का छोड़ दिया है हाथ और पीछे की साइड थोड़ी सी डार्क टोन देने शुरू कर दिया और यहाँ पे हम डार्क टोन दे रहे हैं। जैसे ऊपर से लेके नीचे तक पहले हम 45 एंगल मतलब लेयर 1 को कंप्लीट कर लेंगे और लेयर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जैसे हम कंप्लीट कर देंगे, आज हम स्मज मीडियम देख रहे हैं तो जैसे ही मेरे बीच में जो गैप्स रहेगा उसको फिल करने के बाद कपड़े से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं कपड़े से अगर यूज़ कर रही हूँ तो मैं फिंगर के थ्रू शेडिंग नहीं करूँगी, इस तरह से टिप बना के नहीं करूँगी। मैं कपड़े को एक तरह का सॉफ्ट बेस, एक गूदा बना के एक बेस देके ही शेडिंग स्टार्ट करूँगी ताकि मेरे को शेडिंग में पैचेस ना आए कि कहीं मेरी पिक्चर हल्की, मतलब मेरा फिंगर का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी मेरा टिप बन रहा है, ऐसी मिस्टेक ना हो क्योंकि इससे शेडिंग में हमें प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे इस ताकि जब मैं शेडिंग करूं तो फिंगर्स में पैच आ जाते हैं, कहीं लाइट और कहीं डार्क, तो हमें शेडिंग में पैच हो जाएंगे, इसलिए हम कपड़े से शेडिंग करेंगे गूदा बना के। जैसे हम कपड़े से शेडिंग स्टार्ट करेंगे तो सब जगह बेसिक शेड्स देने शुरू करेंगे कपड़े से सॉफ्ट। कोई भी पैच ना दिखाई दे, अच्छे से इसको स्मज कर देंगे। एक लेयर बेस को अच्छे से सॉफ्टली कपड़े से स्मज कर देंगे। कपड़ा हम जो भी लेंगे वो अच्छा टेक्सचर वाला लेंगे, जैसे सॉक्स वाला या रसोई का, ये सारे ग्रेनी वाले कपड़े हैं, इनको यूज करेंगे। और लेयर 1 लेयर 2 देखो हमारी अच्छे से सेट हो गई है ऑटोमेटिकली। यहाँ हाईलाइट है, यहाँ मिडिल टोन है, यहाँ हमारी डार्क टोन दिख रही है। 2B के अंदर भी हमारी टोन्स डिसाइड हो गई हैं। अगर मैं ब्लेंडिंग टूल से करती इस चीज को तो क्या डिफरेंस रहता है। जिसके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है वो ईयरबड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बारीक एरिया के लिए हम ब्लेंडिंग टूल यूज करेंगे, ऊपर के बारीक एरिया के। बड़े एरिया के लिए हम, जहाँ पे बड़ा एरिया बॉल वगैरह, उस पे हम कपड़ा ही यूज करते हैं। अगर मैं इतने एरिया में ब्लेंडिंग टूल चलाती हूँ तो देखिए डिफरेंस क्या आता है। जैसे मैंने ब्लेंडिंग टूल चलाया तो बीच बीच में कहीं कहीं पे पैचेस डॉट्स बन जाएंगे, एजेस पे शार्प हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स धब्बे धब्बे जो बन गए हैं, ये हमारे ब्लेंडिंग टूल के कारण बन गए हैं। और पेंसिल में बीच में गैप आ गया है तो ये पैचेस भी आ गए हैं। सो इसीलिए हम बड़े एरिया के लिए कपड़ा यूज करेंगे और छोटे एरिया के लिए हम ब्लेंडिंग टूल यूज करेंगे। जैसे ये आईज, नोज, छोटे छोटे एरिया के लिए हम ब्लेंडिंग टूल यूज करते हैं।
और यहाँ पे हम 45 एंगल में जैसे भी पेंसिल में जब हम चलाएं तो इसका ध्यान दें कि बीच में कोई गैप ना रहे, एकदम सेटल्ड फॉर्म में 5-5 शेडिंग चलानी है, बीच में कोई गैप ना आए, ताकि कोई भी हमें बीच में इस तरह से रफ पैच ना मिले, एकदम सॉफ्ट शेडिंग आए। इसलिए ढंग से हमें शेडिंग को पहले बेस बनाना है, ब्लेंडिंग से नहीं करेंगे वरना धब्बे मिलेंगे हमें। कपड़े से उसको फिर हम स्मच कर देंगे। जैसे हमारा बेस अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद हमें कपड़े से स्मच करने में कोई पैच नहीं मिलेंगे। ये हमने 4B 2B तक का हमने शेड दे दिया, हाईलाइट और डार्क टोन का थोड़ा सा। अब उसके बाद हम 6B से जहां जहां पे हमारे डार्क टोन्स आ रहे हैं उसी तरह से हम डार्क देना शुरू करेंगे, जैसे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। फिर हमने एक शेडिंग स्टार्ट कर दी है 45 एंगल में। मैं पेंसिल को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कभी रिमूव कर रही हूँ, कभी इस तरह से बना रही हूँ, कभी उस तरह से बना रही हूँ। पेंसिल को आप रोटेट कर सकते हैं बीच बीच में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बट हाँ बशर्ते है इसमें हमें कोई बीच में पैच ना है, इसलिए हम पेंसिल को अच्छे से कंट्रोल करेंगे। ये हमारी शेडो दिखाई दे रही है, उसको भी हम क्रिएट कर रहे हैं। 6B 4B बीच बीच में हम डार्क आ रहे हैं, कभी कभी 8B। पेंसिल को मैं दबा के चला रही हूँ, मैं पेंसिल रिमूव नहीं कर रही हूँ, मैं पेंसिल को दबा के थोड़ा सा प्रेशरली चला रही हूँ। हाँ, ये हमारी डिटेल्स है कुछ, उसको भी मैं बना लेती हूँ हाथ के आती। ये डिटेल्स हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स दिखाई दे रही है ऊपर, उसमें उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डार्क टोन दिया, इसको हम शेप के अकॉर्डिंगली चलाया, बट हाँ इसमें पैच ना है, इस चीज़ का ध्यान देना है। पेंसिल 2-3 एंगल में चला सकते हैं लेकिन उसमें पैचेस ना है, इसी तरह से पेंसिल को कंट्रोल करना है। और हमने इस साइड थोड़े से डार्क टोन्स आ रहे थे तो मैंने डार्क टोन्स दे दी। जो एक्स्ट्रा जो बाहर लाइंस वगैरह है उसको हम रिमूव कर देंगे। आई डोंट हैव एनी, अभी नॉन्डेस का रेजर नहीं है, सो आप उसको रिमूव कर दे ध्यान से। सो मैंने 45 एंगल पे शेडिंग कर दी है। हाँ, इसको हम स्मच कर देंगे। जो बच्चे DCA की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्मज मीडियम से ना करें, क्योंकि उनके लिए स्मज अलाउ नहीं है, उनको टोनल मीडियम से ही काम करना है। सो वो स्मज से ना करें, क्योंकि स्मज थोड़ा इजी होता है, जल्दी आउटपुट दे देता है, और एग्जाम के लिए टोनल मीडियम से ही काम किया जाता है विदाउट स्मज। मतलब कि जैसे हमने 45 एंगल में शेडिंग कर ली है, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स 6B 4B की शेड्स आ रहे हैं, वो मैंने दूंगी थोड़ा सा। इसको भी मैं कपड़े से भी स्मज कर दूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे और डार्क टोन्स आ रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं हम। एक ही पेंसिल को थोड़ा सा दबा के चला रही हूँ, मतलब मैं कहीं कहीं पे 6B, कहीं कहीं पे 4B देने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पिक्चर के अंदर लग रहा है कि ये लाइट है, डार्क है। ये मिट्टी का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें नॉर्मल शेड्स चल रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में स्टील और पीतल की शेडिंग को भी देखेंगे। फिलहाल इसमें हमारा ज़्यादा हाईलाइट टोन्स नहीं है, बेसिक ऑब्जेक्ट है मिट्टी का। सो मैं ये कहूँगी घर में ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट ना रखें, हल्का ही ऑब्जेक्ट रखें। और जैसे मैंने लेयर चढ़ा दिया उसको मैंने स्मच कर दिया कपड़े से। अंदर की छोटी छोटी थोड़ी सी लाइनें दिखाई दे रही है मुझे डिटेल में। सो जैसे थोड़े बहुत आपको दिखाई दे तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो हमने इस तरह से छोटी छोटी सी डिटेल्स हमें दिखाई दे रही हैं इमेज में भी। शेडिंग के अंदर ऑब्जेक्ट की जब हम स्टिल लाइफ करते हैं तो उसमें हम आउटलाइन नहीं करते हैं, जिसका ध्यान देंगे हम कि पिक्चर के अंदर हमें उसकी आउटलाइन नहीं दें। ये थोड़ी सी हमें लाइंस दिखाई दे रही हैं। आउटलाइन को मैं भी समझाऊंगी कि व्हाट इज आउटलाइन, क्या कह रही हूँ मैं आउटलाइन को। सो यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी लाइनें, धारियाँ दिखाई दे रही है मिट्टी की, तो हमने बना दी है। पीछे की साइड थोड़ी सी शेडो है। सो यहाँ हमने पेंसिल को थोड़ा सा और दबा के 6B 8B की टोन में हमने शेड देने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमने शेड्स दे दिए हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने शेड्स दे दिए हैं, एक्स्ट्रा लाइन रिमूव करेंगे हम। मेरे पास नॉनडेस नहीं है, मैं नॉर्मल ये मेरे पास मोनो जीरो से मैं इरेज कर रही हूँ। नॉनडेस से आप कीजिएगा क्योंकि उससे और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे।
जैसे ही हमने शेडिंग करी है, उसकी आउटलाइन नहीं देंगे। आउटलाइन ये तो मैं हल्की बहुत डिटेल्स बता रही हूँ, मैं समझा देती हूँ अभी आउटलाइन भी क्या होता है। ये हमने जहाँ जहाँ डार्क टोन्स आ रही थी वो मैंने डार्क टोन्स दे दिए, और वो भी मैं अभी फिंगर से कर रही हूँ। कपड़े से भी कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं। मोनो जीरो से मैं मना करूंगी कि मोनो जीरो से पैचेस आते हैं। बड़े एरिया के लिए आप कपड़ा यूज करेंगे या फिंगर। और ये जैसे मैं कह रही हूँ आपको, जैसे हमने 45 में करी बॉल के अंदर शेडिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग, सो मैंने डार्क टोन दे दिया। अब आपको इसकी आउटलाइन नहीं करनी है, मतलब ये बॉल है, हमें एक्चुअल में वास दिखाई दे रहा है, तो वास की आपने आउटलाइन नहीं करनी है। अच्छी शेडिंग वही है जो प्रॉपरली विदाउट आउटलाइन के परफेक्ट शेडिंग दिखाई दे। अगर ऑब्जेक्ट, ये हमारा आरएलबी बन गया, ये हमारा हाईलाइट एरिया है, ये मेरा स्ट्रोक है, इसको मैं कह रही हूँ स्ट्रोक, ये दिखाई नहीं देता ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम उसमें हाईलाइट, डार्क टोन, मिडिल टोन, आरएल, इट इज द कास्ट शेडो। अब ये जो आ रही है हमारी आउटलाइन है, ये हमारा हाईलाइट जोन एरिया है। हाईलाइट जहां आता है उसके बैकग्राउंड में हमेशा हमारे डार्क आएगा, ताकि हमारा जो स्ट्रोक है, ये जो आउटलाइन थी, ये मर्ज हो जाए बैकग्राउंड में, ये स्ट्रोक है मर्ज हो जाए। और जहां हमारा डार्क आता है, जो एरिया हमारा डार्क होता है, उसके पीछे हमारा ऑलवेज हमारा लाइट टोन आता है, ताकि ऑब्जेक्ट हमारा और 3D इनहेंस होके दिखे। इसके पीछे ये रिफ्लेक्शन टोन डिपेंड द सिचुएशन, कितना लाइट कितना डार्क आता है, साथ वाला ऑब्जेक्ट बताएगा। ये हमें हल्का रखना है जितना भी रखना है। ऑब्जेक्ट के ये अंदर का, ये जो स्ट्रोक है अंदर की साइड ऑलरेडी ब्लेंड हो गया, तो बैकग्राउंड में हमें लाइट आ जाएगा। राइट साइड वाला जो स्ट्रोक था वहां हाईलाइट था, तो बैकग्राउंड में मर्ज हुआ। यहाँ इनसाइड ही स्ट्रोक ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंड हो गया, तो बैकग्राउंड में लाइट टोन आई। ये स्ट्रोक अंदर की साइड चले गए, ये बाहर की साइड ब्लेंड हो गया। तो ऑब्जेक्ट को आपको 3D बनाना है, उसकी आउटलाइन नहीं बनानी है। इसी तरह से देखो, ऑब्जेक्ट जो वाज है, वाज के पीछे क्या है, हमें डार्क टोन दिखाई दे रहा है। सो वाज के पीछे 3D दिखाने के लिए आप, हम जहां पे लाइट आ रहा है वहां डार्क देंगे, जहां डार्क आ रहा है वहां पे पीछे लाइट आ रहा है, इमेज के अंदर देखेंगे तो वहां पे हम बैकग्राउंड में लाइट शेड देंगे। ये इमेज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम चाहें तो हम, अब क्योंकि डार्क आ रहा है तो अब हम डार्क टोन 8 भी जितना हम दे सकते हैं। ये हमारा डार्क टोन आ गया। मैं पेंसिल को दबा के प्रेशरली चला रही हूँ। जहां जहां थोड़ी सी डिटेल्स है, मैं इसको डिटेल्स को भी ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने डिटेल्स ड्रॉ कर ली हैं। ये एक्स्ट्रा लाइंस मैंने रिमूव कर दी जो बेसिक मैंने ओवल की बनाई थी। अब जैसे लोटा है, लोटे के अगर मैं व्हाइट सरफेस पे रखती हूँ तो ये व्हाइट का रिफ्लेक्शन मार रहा है। जैसे ही मैं टेबल के ऊपर रखती हूँ लोटे को, तो व्हाइट का रिफ्लेक्शन है। अभी इसको टेबल पर रखती हूँ तो ब्राउन का रिफ्लेक्शन आया। तो व्हाइट सरफेस के लिए हम 2B4B का शेड्स लेंगे और डार्क के लिए हम 6B8B का शेड्स लेंगे। इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट को आप घर पे जब भी सेट करें तो नीचे व्हाइट कलर का पेपर जरूर रखेंगे, उसी ताकि हमारे ऑब्जेक्ट्स की जो डिटेल्स हैं स्टील में थोड़ी सी कम हो जाएं। और हमें एग्जाम के अंदर भी, डीसीए के एग्जाम में भी नीचे व्हाइट कलर का सरफेस आता है। सो हमें बैकग्राउंड में नीचे आप डार्क रखें, और ताकि डार्क का रिफ्लेक्शन आता है तो हमें 6B8B यूज करेंगे। और अगर व्हाइट पे रखते हैं तो हमें लाइट शेड्स का, ये डिपेंड दी ऑब्जेक्ट कि आपने ऑब्जेक्ट के नीचे कौन सा टोन रखा है, कि रेड है, ग्रीन है, तो जितना भी ग्रे स्केल आएगा रेड और ग्रीन का, वो हम उस तरह का टोन देंगे। जैसे कि रेड का अपना एक टोन है, ग्रीन का अपना एक टोन है। आपको टोन समझ में नहीं आएगी तो आप पिक्चर को क्लिक करें और उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी टोन्स में हमें काम करना है। ये हमारा हाईलाइट मिडिल टोन है। जैसे हम लोटे को ड्रॉ करते हैं, और मैं व्हाइट सरफेस पे रख दिया है। मैं लोटे का एक बार हार्ड एंगल बनाती हूँ। ओवल लिया, सो
ओवल लेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे मैंने ओवल ड्रॉ किया, ऊपर का डिटेल डाला है उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। बीच का अंदाजा लेंगे कि इतना दिखाई दे रहा है, यहाँ से इतना बनेगा ये। और फिर उसके बाद नीचे का हार्ड एंगल, लोटे के अंदर भी हम हार्ड एंगल से पहले शेप ड्रॉ करेंगे। ये मैं पेन की टिप को रख रही हूँ लोटे के स्टार्टिंग पॉइंट पे और ओवल के एंड पॉइंट पे मेरा जहाँ थंब है वहां पे खत्म हो रहा है। सो ओवल 1, ओवल 2, ओवल 3। तो लगभग हमारा 3 के अंदर खत्म हो रहा है और 3 फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टिप जितना और एक्स्ट्रा आ रहा है। सो ये हमारी हाइट को हमने नापा कि कितना हमारा आ रहा है। और दोबारा देखते हैं, ओवल जहां रखा, टिप को जहां रखा स्टार्टिंग पॉइंट ओवल का, जहां थंब लग रहा है वो ओवल का एंडिंग पॉइंट। सो एक सर्कल, एक ओवल, सेकंड ओवल, थर्ड ओवल और 3 से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, मतलब कि इतना। जितने भी ओवल आएंगे उतना हम ओवल को रिपीट करेंगे, अपने स्केच के ओवल को हम रिपीट करेंगे। ऐसे ही हमारा साइड से ओवल बाहर नहीं आ रहा, हमारे ओवल बेस का जो शेप है दोनों लगभग इक्वली दिख रहे हैं। नीचे से मोटाई और ऊपर के ओवल की हमारी लगभग इक्वली आ रही है। अभी हम स्टील को दोबारा देखेंगे पिछली क्लास, नेक्स्ट क्लास में। अभी डिटेल में भी हम हल्का ऊपर ऊपर से ले रहे हैं। हार्ड एंगल की ड्राइंग को समझा रही हूँ मैं कि अगर आप सर्कल का ऑब्जेक्ट अगर आप घर पे ट्राई करते हैं तो उसको हार्ड एंगल में कैसे बनाएं। सो अभी हमने हार्ड एंगल इसका सर्कल का लेते हैं, कैसे बनाएंगे। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप देखिएगा। जरूरी नहीं है एक वास के अंदर कि आप हमेशा ट्रायंगल ट्रायंगल से बनाएं। मैं हार्ड एंगल देखो स्क्वायर में ले रही हूँ, तो आप स्क्वायर भी ले सकते हैं। इस तरह से आप स्क्वायर लेंगे। मैंने जैसे हार्ड एंगल स्क्वायर में लिया उसको मैंने सॉफ्ट कर दिया। हाँ, जैसे आप इसको सॉफ्ट कर देंगे एज को, जैसे आपने सॉफ्ट कर दिया। अभी मैंने पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपको विजुअली थोड़ा सा दिखाई दे। फिर 45 एंगल से पूरे ऑब्जेक्ट में शेडिंग करेंगे। स्टील के डिटेल में शेडिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं बता रही हूँ आपको जस्ट एक ओवल, एक लोटा के स्टील अगर बनाए घर पे ट्राई भी करें तो पहले हार्ड एंगल में ड्राइंग लें। इमेज की ब्लैक एंड व्हाइट समझ में ना आ रहा है तो फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करके साथ में रखें, और फोटो और फोन दोनों साथ में रहेगा ताकि आपको ब्लैक एंड व्हाइट का अंदाजा हो सके कि ग्रीन, अगर ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है तो कितना ब्लैक स्केल देना है, कि 2 भी दें कि 4 भी दें। सो फोटो भी साथ में रहे फोन के, फोन में क्लिक करके ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की, और सामने सामने और रखे ऑब्जेक्ट दोनों को ऑब्जर्व करेंगे आप, फोन में भी और लाइव भी। और हम फिर से हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं पेंसिल से। जैसे हमने कहा 45 एंगल में एक बार शेडिंग स्टार्ट करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। जहां जहां व्हाइट एरिया आता है फिर उसको हम जो जो हमारा व्हाइट एरिया आता है फिर उसको हम एरिया को व्हाइट छोड़ देते हैं। जहां जहां मेरा व्हाइट एरिया आता है उस व्हाइट एरिया को हम छोड़ देंगे। ये हमारा स्पेसिफिक जो व्हाइट एरिया है उसको छोड़ देंगे। डिटेल डालिए लोटे के अंदर, उसको हम ड्रॉ करेंगे जो भी डिटेल्स हमें दिखाई दे रही है। अभी हम ऊपर से लेके नीचे तक 45 एंगल में शेडिंग कर देंगे। इस तरह से बाहर शेड आ रहे हैं उसको इरेजर से रिमूव कर सकते हैं बाद में। अभी हमने जहां जहां हमें डार्क दिखाई दे रहा है वहां वहां हम एक ही पेंसिल से जहां जहां व्हाइट आ रहा है उसको हम इरेज कर देंगे नॉन डेस से। जहां जहां डार्क टोन्स आ रहे हैं 2B के ऊपर 4B 6B पिक्चर के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। फिलहाल डिटेल्ड के लिए नेक्स्ट क्लास में स्टील को और स्टडी करेंगे। ये हमारी ये
डिटेल में हम शेडिंग बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ 8B के शेड्स आ रहे हैं उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवल के अंदर मैं हाथ चला रही हूँ, मतलब मेरा ओवल था ऊपर की साइड तो इसलिए मैं ओवल कर रही हूँ। जहाँ मेरा लाइट था वहां मैं लाइट छोड़ के चल रही हूँ। जहाँ स्पेसिफिक प्योर व्हाइट स्टील में दिखाई देता है ना, वहां पे हम नॉन डस्ट से इरेजर से बिल्कुल क्लीन कर देते हैं इरेजर से। सो जैसे हमने इसमें क्लीन किया, जैसे हमने इसमें यही 6B से लाइट डार्क, 4B 6B 8B पिक्चर के अकॉर्डिंगली देखते देखते हम शेड करते जाएंगे आगे आगे। जैसे ही हमें अभी जैसे ये क्वेरी है कि यही साहिल ने कि मैम ने हाथ घुमा के ले लिया, कर्व है तो लीफ बनी हुई है तो आप लीफ के हिसाब से कैसे कंट्रोल करेंगे अपने शेड को। मतलब कि अगर आपने 45 एंगल ले रहे हैं और अपना पेंसिल का हाथ घुमा के ले रहे हैं अब, तो आपके स्ट्रोक्स में पैचेस ना आए, मतलब इतना सॉफ्ट हो। अगर आपको आर्क ले फॉर्म में लेना है, गोल गोल हाथ घुमा के लेना है तो पैचेस ना लगे, अपने आप में सेटल्ड लगे, बेस एकदम स्मूथ लगे, बैलेंस लगे, कोई भी पैच ना लगे। अगर मैं शेप के हिसाब से घुमा के ले रही हूँ, अभी मैं ओवल के अंदर ओवल के हिसाब से ले रही थी लोटे के अंदर, अभी एकदम बैलेंस लग रहा है शेड। अगर आप लीफ बनाई हुई है, आपने 45 एंगल ले लिया और आपने आर्क वाला शेड दे दिया, मतलब हाथ घुमा के दे दिया है, तो आपके दो टोन्स अलग से दिखाई दे रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड अ पैच, ये आपका पैच आ गया। इसीलिए जब भी आप 45 एंगल चला रहे हैं तो उस पर अगर आप शेड देने की कोशिश कर रहे हैं, आप गोल गोल भी चला लें हाथ, आपका टोन एकदम बैलेंस रहना चाहिए, मतलब कि कोई पैच ना आए। अभी देखो सर्कल बना रही हूं मैं, बट पैच ना लगे, देखो टोन अपने आप में बैलेंस लगे, कोई पैच नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर से दिख ही नहीं रहा कि मैंने हाँ सर्कल भी बनाया है। अगर मैं अब डार्क चलाने की कोशिश करूंगी ना तो ऑटोमेटिकली बीच के टोन्स भी मिल जाएंगे मुझे, हाईलाइट मिडल टोन, ताकि वो इजीली ब्लेंड हो जाए। हाईलाइट मिडल डार्क टोन, इजिली 3 टोन्स डेवलप हो गई। लेकिन अगर मैं बेस 45 एंगल में ऑब्जेक्ट में शेड देने के बाद अगर मैं ऊपर से गोल गोल हाथ चला रही हूं और मैंने पैच छोड़ दिया है तो ये पैच आ गया, तो ये ना दिखाई दे। बीच की टोन्स अब आपको देखो, बीच की शेड्स आपको बनाने पड़ेंगे। डार्क से बीच का शेड दिया, अब हाईलाइट गायब हो गया, अब हाईलाइट बनाओ। तो इसीलिए हम लेयर वाइज लेयर काम करते हैं, लेयर 1 लेयर 2 धीरे धीरे, ताकि हमारे सारे टोन्स अपने आप में बैलेंस रहे। इस तरह से हाईलाइट डार्क सब बैलेंस रहे, लेयर वाइज लेयर। ऐसे हमने लोटे में किया, जैसे 45 चला रही थी मैं, घुमा के हाथ चला रही थी, सो अपने आप में चीज बैलेंस रहे। ये चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप शेडिंग पे और हाथ कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डार्क टू लाइट का ये ग्रेडियंट की प्रैक्टिस करेंगे सभी पेंसिल से, कि 10B से 2B से इस तरह से शेड्स निकालने की कोशिश करेंगे जो बेसिक से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि आपकी पेंसिल से आपका लाइट डार्क आपसे कंट्रोल हो जाए। इस चीज की जरूर शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तभी शेडिंग और अच्छी आ पाएगी हमें। तो हमारा जो स्ट्रोक होता है वो 3 तरह का स्ट्रोक होता है। ये पॉइंट एंड देन पॉइंट, नंबर 1 स्ट्रोक। नंबर 2 स्ट्रोक पॉइंट एंड देन नो पॉइंट, पॉइंट नो पॉइंट, इधर से नो पॉइंट, पॉइंट पॉइंट। नंबर 1 में दोनों साइड पॉइंट पॉइंट है। एंड देन नंबर 2 सिचुएशन के अकॉर्डिंग नंबर 2 नंबर 3 को हम यूज करेंगे। जहां अब देखो यहाँ पे पॉइंट एंड देन नो पॉइंट, बस बीच में प्रेशर है, नो पॉइंट और बीच में प्रेशर है, यहाँ पे बीच में दबाव है पेंसिल से। सो मैं इस मीडियम से नंबर 3 की मीडियम से शेडिंग कर रही हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर। सो आप नंबर 3 की स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा हो सकती है, ताकि आपको शेडिंग में मर्ज करने में दिक्कत ना हो, आगे स्ट्रोक्स को बढ़ाने में दिक्कत ना हो, इस तरह से आप आगे स्ट्रोक्स को कंटिन्यू कर सके। तो हम नंबर 3 की प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि बीच में पेंसिल का स्ट्रोक बना रहे। ऐसे देखिए नंबर 2 नंबर 1 अगर हम करते हैं तो क्या होता है, पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है कि नंबर 2 से करें नंबर 3 से करें। फिलहाल अगर नंबर 1 से करते हैं तो हमें दोनों साइड पॉइंट्स मिलते हैं और आप इसको मर्ज नहीं कर पाते हैं। अब हमारे बीच में ऑटोमेटिकली पैच बन गए इस तरीके की,
मर्ज नहीं हो पा रहा। सो इसीलिए नंबर 3 में कोई पैच ही नहीं है। मैंने स्ट्रोक छोटा बनाया और उसको आगे जब बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक बढ़ गया जी। सो हमें धीरे धीरे इस तरह से ही करना है कि आगे स्ट्रोक को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो वो मर जाए, इसलिए नंबर 3 में कोई पैच नहीं मिलता। नंबर 1 में पॉइंट नो पॉइंट, एंड नंबर 3 में नो पॉइंट एंड देन नो पॉइंट, बस बीच में प्रेशर जो मैंने वाज में यूज किया है। अब जैसे नंबर 3 से अगर मैं करके दिखा रही हूँ मैं फिर से कि मैंने यहाँ पे नो पॉइंट से किया शेडिंग, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। दोनों साइड नो पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है। और अगर पॉइंट से बनाती हूँ तो बीच में सारे गैप छूट जाते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं। सो यही नंबर 3 सबसे बेटर है। जो हम टोनल मीडियम के अंदर 45 एंगल के अंदर स्टार्ट करते हैं नो पॉइंट से। अभी जैसे ताकि हम स्ट्रोक, तो अब हम यही मैं बता रही हूँ कि जैसे हम 45 में करते हैं, सो ये हमारा डार्क एरिया, ये 6B 4B 2B की शेड्स, ये हाईलाइट, ये ऑटोमेटिकली नंबर 3 के स्ट्रोक से हमें स्ट्रोक्स को ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं आती। ये चारकोल है, चारकोल के अंदर भी हम इसी तरह से करते हैं कि पहले हमने एक चारकोल चौक है, चारकोल में लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 जब भी आप करें तो बीच में कोई पैच ना है, अच्छे से फिंगर से या कपड़े से उसको हम स्मच करें। ये चीज़ का हमें चारकोल में भी ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारे हाईलाइट की टोन्स हैं, हमारा हाईलाइट 2B है एक तरीके से, ये 4B है, ये 6B 8B की टोन्स हैं। यही चारकोल में आपके आने चाहिए ताकि वो एकदम सॉफ्ट रियलिस्टिक लगे। आप इसे फिंगर से या चॉक से कर सकते हैं स्मज। और फिर एक बारी मैं इसमें आपको बॉल बना के दिखाऊंगी। ये हम पहले 45 ले रहे हैं और स्ट्रोक को आगे हम बढ़ाएंगे तो कोई पैच नहीं आएगा, इसीलिए हम नंबर 3 से करते हैं। अब मैं आपको बॉल चारकोल से भी एक बार बॉल बना के दिखा देती हूँ, सानिध्य को देखना था। सो यहाँ पे हम बॉल बना रहे हैं और चौक से, ये मेरे पास चौक है, सो लेयर 1 में मैंने फिंगर से चौक पे से निकाला डस्ट और मैंने इसको कपड़े से या फिंगर से अच्छे से स्मज किया। लेयर 1 इसमें भी हम रिफ्लेक्शन टोन का ध्यान देंगे। 4B की टोन्स बना रहे हैं हम चारकोल चौक से, सो 4B के मैंने टोन्स दिए, थोड़ा सा और डार्क टोन, ये थोड़ा सा 8B की तरफ जा रहे हैं जितना डार्क टोन आ रहा है। थोड़े से और डार्क टोन्स, पीछे की साइड हम RL पे ध्यान देंगे, रिफ्लेक्शन लाइट। जो बाहर एक्स्ट्रा डस्ट आ गई उसको हम रिमूव कर देंगे। मैं चौक के ऊपर से फिंगर से ही पुट कर रही हूँ। आपके पास वैसे चारकोल में सबसे अच्छी पेंसिल डबल ई चारकोल पेंसिल है। आप चारकोल में वैसे कैमलिन की भी आती है, कैमल की भी आती है, हार्ड लाइट सॉफ्ट, मैं वो प्रेफर नहीं करती, थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है वो। आप या तो चौक से कीजिए या तो आप डबल ई पेंसिल लीजिए। और फिर हमारी ये बॉल के पीछे जो और डार्क टोन आ रही है उसको हम स्मश कर रहे हैं फिंगर से, इट इज कॉल्ड अ स्मश मीडियम। और ये पीछे की साइड हमारा रिफ्लेक्शन लाइट आएगा। अब हम बॉल को फाइनल टच की तरफ लेके जा रहे हैं, बॉल के स्ट्रोक्स पे थोड़ा सा फिनिशिंग।
मैं फिंगर को लेटा के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लेटा के, कभी टिप, जैसे भी चीज पिक्चर के अकॉर्डिंगली करना पड़ा, लेकिन हाँ फिंगर को टिप की तरह ना चलाएं, उससे पैचेज आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेटा के कंट्रोल करें। जैसे हमारे ये बॉल रेडी है, अब एक्स्ट्रा जो स्ट्रोक्स हमारे पास, मैं कहूँगी कि आप नॉन डस्ट से इरेज करें, मेरे पास इरेजर नहीं है, सो मैं मोनो जीरो से इरेज कर रही हूँ उसको। एक्स्ट्रा जो बाहर के डस्ट आ गया इसको रिमूव कर देंगे हम। यहाँ पे फिर एजेस की थोड़ी सी और फिनिशिंग, इसमें हमारे हाईलाइट, मिडल टोन, डार्क टोन ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसलिए हम लेयर वाइज लेयर शेडिंग करते हैं ताकि हमें स्मर्च करने में दिक्कत ना आए। लेयर 1, लेयर 2। मेरे पास पेंसिल नहीं है, इसलिए मैं मोनो जीरो से ही, सॉरी पेपर स्टैम्प से मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन दे रही हूँ फिनिशिंग की। और यहाँ पे मैं कास्ट शेडो क्रिएट कर रही हूँ। चारकोल को थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल हम बॉल की शेडिंग बता रहे हैं, 3D बॉल कैसे क्रिएट करें आप। सो हमने इस तरह से फिंगर से इसको हम स्मर्श कर देंगे। जैसे हमने स्मर्श किया, अभी मैं फिर से चौक लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी और डेप्थ आ जाए। एकदम हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, फिंगर को थोड़ा सा पीछे की साइड और लेके जाएंगे और स्मच कर देंगे, क्योंकि चारकोल में ऑटोमेटिकली शेड्स होते हैं, तो ताकि तो हम और ज़्यादा चौक नहीं लगाएंगे, इसी से हम कंट्रोल करेंगे। बहुत ध्यान से हमें चौक को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि चौक में बहुत जल्दी पैचेज आ जाते हैं। और हमने ये बॉल हमारी कंप्लीट फॉर्म में, मैं इसको फिनिश लुक दे रही हूँ। नाउ 3D बॉल इज डन। It is called a H, M, middle tone, D, dark tone. It is called a RL, reflection light, and this is the cast shadow. चारकोल में आज हमने 3D बॉल देखी है। फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। RL को डिपेंड करेंगे जितना हमारा टोन के रिफ्लेक्शन टोन पे कि वाइट आ रहा है कि डार्क आ रहा है, वाइट का सरफेस आ रहा है या टेबल का डार्क रिफ्लेक्शन लाइट आ रही है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसका लाइट डार्क को कंट्रोल करेंगे, कितना लाइट और कितना डार्क आता है। वो साथ में कपड़ा रखा है तो देखो उसका टोन अलग आ रहा है। सो ये रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है साथ वाले ऑब्जेक्ट पे कि साथ में ग्रीन कलर का कपड़ा है या नीचे डेस्क है। जितना भी टोन आएगा उतने टाइप का ही हम रिफ्लेक्शन का टोन देंगे। नाउ क्लास इज ओवर। फिलहाल हमने आज स्टिल लाइफ देखी, थोड़ा चारकोल देखा, हार्ड एंगल को रिवाइज किया। सो कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3 तरह का स्ट्रोक है, बाकी की टॉपिक्स को हम आगे कवर करते हैं। हार्ड एंगल में ऑब्जेक्ट को बनाएं और सर्कल लाइन की प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।